नमस्ते दोस्तों और ओपन फॉर लर्न में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम किसी कक्षा में नहीं बल्कि ज़िंदगी की पाठशाला में एक ऐसा सफ़र शुरू करने जा रहे हैं जो शायद आपकी सोच का, आपके नज़रिए का और आपके जीने के अंदाज का नक्शा ही बदल दे। हम सब कहानियाँ सुनते और सुनाते बड़े हुए हैं। कुछ कहानियाँ हमें हंसाती हैं, कुछ रुलाती हैं और कुछ हमें सोने में मदद करती हैं। लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमें जगा देती हैं। वो हमें नींद से नहीं बल्कि उस उदासीनता से जगाती हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घर कर जाती है। वो हमारी आत्मा को झकझोरती हैं और हमें उस असाधारण क्षमता की याद दिलाती हैं जो हम सबके भीतर छिपी हुई है। आज मैं आपके लिए वैसी ही कुछ चुनिंदा कहानियाँ लेकर आया हूँ। ये महज किस्से नहीं बल्कि मशालें हैं। ये उन साधारण इंसानों की असाधारण दास्तानें हैं जिन्होंने मुश्किलों की चट्टानों से उम्मीद का झरना बहा दिया, जिन्होंने नफ़रत के बंजर में प्यार के फूल खिला दिए और जिन्होंने दुनिया की ना को अपनी हाँ की ताकत से झुका दिया। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अगले कुछ मिनटों के लिए अपने सारे काम, अपनी सारी चिंताएं एक तरफ रख दीजिए। अपने दिल और दिमाग के दरवाजे खोलकर बैठ जाइए, क्योंकि ये कहानियां आपके भीतर प्रवेश करने वाली हैं। ये आपको चुनौती देंगी, आपको प्रेरित करेंगी और आपको उस शक्ति का एहसास कराएंगी जो आपके अंदर मौजूद है। तो चलिए, बिना और देर किए शुरू करते हैं कहानियों का यह सिलसिला जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। यह सफ़र आपको निराश नहीं करेगा, ये मेरा वादा है। कहानी एक टूटे हुए प्याले की कीमत। जापान के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा कुम्हार रहता था। उसका नाम हारू था। हारू के बनाए हुए मिट्टी के बर्तन पूरे देश में प्रसिद्ध थे। उसकी कला में एक जादू था, एक ऐसी खूबसूरती थी जो देखने वाले को मंत्रमुग्ध कर देती थी। लोग दूर दूर से उसके बनाए प्याले और गुलदस्ते खरीदने आते थे। हारू का एक बेटा भी था, केंजी, जो अपने पिता से ही यह कला सीख रहा था। केंजी होनहार था, लेकिन उसमें सब्र की कमी थी। वह हर चीज़ जल्दी और वान भी परफेक्ट बनाना चाहता था। एक दिन केंजी एक बहुत ही सुंदर चाय का प्याला बना रहा था। उसने कई दिनों की मेहनत से उसे तैयार किया था। उसका आकार, उसकी बनावट, सब कुछ उत्तम था। उसे भट्टी में पकाने के बाद जब उसने उसे बाहर निकाला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। प्याला सूरज की रोशनी में चमक रहा था। तभी अचानक उसके हाथ से फिसलकर वो प्याला जमीन पर गिर गया और उसके कई टुकड़े हो गए। केंजी का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी हफ्तों की मेहनत एक पल में मिट्टी में मिल गई थी। वह उन टुकड़ों को देखकर निराश हो बैठा। उसके पिता हारू उसके पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखा। केंजी ने रोते हुए कहा, पिताजी, सब खत्म हो गया। मैंने इतनी मेहनत की थी और अब ये बस टूटे हुए टुकड़ों का ढेर है। ये अब किसी काम का नहीं रहा। हारू मुस्कुराए। उन्होंने उन टुकड़ों को उठाया और केंजी से कहा, बेटा, जो चीज़ टूट जाती है वो खत्म नहीं होती, बल्कि वो एक नए रूप में जन्म लेने के लिए तैयार होती है। केंजी को कुछ समझ नहीं आया। हारू उन टुकड़ों को लेकर अपनी कार्यशाला में गए। उन्होंने सोने, गोल्ड का एक खास तरह का तरल गोंद तैयार किया। फिर उन्होंने बड़ी ही बारीकी और धैर्य से एक एक टुकड़े को उस सोने के गोंद से जोड़ना शुरू किया। जहां जहां दरारें थीं, वहां वहां सोने की चमकती हुई लकीरें बन गईं। कई घंटों की मेहनत के बाद उन्होंने उस प्याले को फिर से जोड़ दिया। जब केंजी ने उस प्याले को देखा तो वह हैरान रह गया। वो टूटा हुआ प्याला अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। जिन दरारों को वह अपनी नाकामी समझ रहा था, वो अब सोने की नसों की तरह उस प्याले की सुंदरता को और बढ़ा रही थी। वो दरारें अब उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी पहचान बन गई थी। हारू ने केंजी को समझाया, बेटा, इस कला को किंत्सुगी किंत्सुगी कहते हैं। इसका मतलब है सोने से जोड़ना। ये हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में जो दरारें आती हैं, जो चोटें हमें लगती हैं और जो असफलताएं हमें तोड़ देती हैं, हमें उन्हें छिपाना नहीं चाहिए, बल्कि जब हम अपने जख्मों को हिम्मत और सब्र से भरते हैं तो हम पहले से ज्यादा मजबूत और खूबसूरत बन जाते हैं। तुम्हारी ये नाकामी, तुम्हारी ये इम्परफेक्शन ही तुम्हें अद्वितीय बनाती है। ये कहानी आपकी सोच कैसे बदल सकती है? हम में से ज़्यादातर लोग अपनी गलतियों, अपनी असफलताओं और अपने जख्मों को दुनिया से छिपाने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि ये हमारी कमजोरियां हैं। हम एक पूर्ण जिंदगी की तलाश में रहते हैं जहाँ कोई दरार ना हो। लेकिन किंत्सुगी का दर्शन हमें एक नया नज़रिया देता है। ये हमें सिखाता है कि हमारी असल खूबसूरती हमारी इन्हीं दरारों में छिपी है। हमारे संघर्ष, हमारी चोटें, हमारी हार, ये सब वो सोने की लकीरें हैं जो हमें वो इंसान बनाती हैं जो हम आज हैं।
ये हमें अनुभव, सहानुभूति और ज्ञान देते हैं। तो अगली बार जब आप किसी चीज़ में असफल हों या जब जिंदगी आपको कोई गहरा जख्म दे, तो निराश होकर बैठ मत जाइएगा। याद रखिएगा कि आप एक किंतसुगी प्याला है। आपके पास ये मौका है कि आप अपनी दरारों को सोने से भरें और पहले से भी ज़्यादा मूल्यवान और सुंदर बनकर उभरें। अपनी कमियों को स्वीकार करें, उनसे सीखें और उन्हें अपनी ताकत बनाएं, क्योंकि जो चीज़ टूटने के बाद जुड़ती है उसकी मजबूती का कोई मुकाबला नहीं होता। कहानी 2, वो डॉक्टर जिसे दुनिया ने पागल कहा। ये कहानी है 19वीं सदी के हंगरी के एक डॉक्टर की, जिसका नाम था इग्नाज सेमेलवाइस। डॉक्टर सेमेलविस वियना के एक बड़े अस्पताल में काम करते थे। उस समय अस्पताल बच्चे के जन्म के लिए एक बहुत ही खतरनाक जगह मानी जाती थी। खासकर जिस वार्ड में डॉक्टर सेमेलविस काम करते थे, वहाँ नई माताओं की मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी। एक रहस्यमयी बीमारी, जिसे चाइल्ड बेड फीवर कहते थे, की वजह से हर 10 में से 2-3 औरतें बच्चे को जन्म देने के कुछ ही दिनों बाद मर जाती थीं। ये बात डॉक्टर सेमेलविस को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। वो एक संवेदनशील इंसान थे और अपनी आंखों के सामने इतनी मौतों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने ठान लिया कि वो इस रहस्य का पता लगा कर रहेंगे। अस्पताल में 2 मैटरनिटी वार्ड थे। एक वार्ड जहां सिर्फ दाइयां, मिडवाइव्स डिलीवरी कराती थीं, वहां मृत्यु दर बहुत कम थी। लेकिन दूसरा वार्ड जहां मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर डिलीवरी कराते थे, वहां मौत का आंकड़ा आसमान छू रहा था। सेमेलविस ने हर छोटी बड़ी चीज़ पर गौर करना शुरू किया। मरीजों को कैसे लिटाया जाता है, कमरे का तापमान, हवा का बहाव, सब कुछ। लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। फिर एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। अस्पताल में उनके एक दोस्त, जो एक डॉक्टर थे, एक मरीज का पोस्टमार्टम कर रहे थे। पोस्टमार्टम के दौरान एक स्टूडेंट की गलती से चाकू डॉक्टर के हाथ में लग गया। कुछ ही दिनों बाद उस डॉक्टर की भी उन्हीं लक्षणों से मौत हो गई जिनसे नई माताएं मर रही थीं। सेमेलविस का दिमाग बिजली की तेजी से चला। उन्होंने 2 बातों को जोड़ा। पहली, मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर अक्सर मुर्दा शरीरों का पोस्टमार्टम करने के बाद सीधे डिलीवरी वार्ड में चले जाते थे। दूसरी, दाइयां उन पोस्टमार्टम नहीं करती थी। उन्हें यकीन हो गया कि पोस्टमार्टम टेबल से कोई लाश के कण, कैडावरस पार्टिकल्स, डॉक्टरों के हाथों से चिपककर जिंदा मरीजों के शरीर में चले जाते हैं और उनकी मौत का कारण बनते हैं। उस समय जर्म्स या बैक्टीरिया की थ्योरी किसी को पता नहीं थी। सेमेलविस ने एक बहुत ही सरल समाधान निकाला। उन्होंने एक नियम बनाया कि कोई भी डॉक्टर या स्टूडेंट डिलीवरी वार्ड में घुसने से पहले अपने हाथों को क्लोरीन के घोल से अच्छी तरह धोएगा। नतीजे चौंकाने वाले थे। कुछ ही महीनों के अंदर उनके वार्ड में मृत्यु दर 20% से घटकर 1% पर आ गई। यह एक चमत्कार था। डॉक्टर सेमेलविस ने हजारों जानें बचा ली थीं। आप सोच रहे होंगे कि इसके बाद तो उन्हें हीरो मान लिया गया होगा, पूरी दुनिया ने उनकी खोज को सलाम किया होगा। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। मेडिकल समुदाय ने डॉक्टर सेमेलविस का मजाक उड़ाया। बड़े बड़े डॉक्टरों और सर्जनों ने उनकी थ्योरी को बकवास कहकर खारिज कर दिया। उन्हें अपनी बेइज्जती महसूस हुई। भला कोई कैसे कह सकता था कि उनके साफ सुथरे हाथ मौत बांट रहे हैं। वो खुद को सज्जन और ऊंचे दर्जे का मानते थे और यह विचार कि उनके हाथ गंदे हो सकते हैं उनके अहंकार को चोट पहुंचा रहा था। उन्हें अस्पताल से निकाल दिया गया। वो वापस हंगरी चले गए और वहाँ के एक छोटे अस्पताल में काम करने लगे। वहाँ भी उन्होंने हाथ धोने की अपनी प्रथा को लागू किया और मृत्यु दर को लगभग खत्म कर दिया। उन्होंने अपनी खोज के बारे में एक किताब भी लिखी, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। दुनिया के सबसे बड़े मेडिकल दिमागों की उपेक्षा और तिरस्कार ने डॉक्टर सेमेलविस को मानसिक रूप से तोड़ दिया। उन्हें लगने लगा कि वो ही गलत है। लोगों ने उन्हें पागल कहना शुरू कर दिया। 1865 में उनके सहकर्मियों ने उन्हें धोखे से एक पागलखाने में भर्ती करा दिया, जहां सिर्फ 14 दिन बाद 47 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। विडंबना देखिए, उनकी मौत उसी इन्फेक्शन से हुई जिसके खिलाफ वो पूरी जिंदगी लड़ते रहे। उनकी मौत के कई सालों बाद जब लुई पाश्चर जैसे वैज्ञानिकों ने जर्म थ्योरी को साबित किया, तब दुनिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब जाकर लोगों को समझ आया कि डॉक्टर सेमेलविस पागल नहीं, बल्कि अपने समय से बहुत आगे एक जीनियस थे। आज हाथ धोना मेडिकल साइंस का सबसे बुनियादी नियम है, एक ऐसा नियम जिसे हमें सिखाने वाले को हमने पागल करार दे दिया था। ये कहानी आपकी सोच कैसे बदल सकती है? ये कहानी हमें 2 बहुत ज़रूरी बातें सिखाती है। पहली, सच को हमेशा बहुमत की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ इसलिए कि सब लोग किसी बात को मान रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं कि वो सही हो। और सिर्फ इसलिए कि आप अकेले खड़े हैं,
ये ज़रूरी नहीं कि आप गलत हो। अगर आपके पास तर्क है, सबूत है और आपकी नीयत साफ है तो अपनी बात पर डटे रहने की हिम्मत रखिए, भले ही पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो। दूसरी ओर ज़्यादा ज़रूरी बात, ये कहानी हमें खुले दिमाग रखने की सीख देती है। वियना के उन महान डॉक्टरों की तरह मत बनिए जो अपने अहंकार और अपनी पुरानी धारणाओं में इतने जकड़े हुए थे कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने रखे सच को देखने से इनकार कर दिया। नया विचार, चाहे वो कितना भी अजीब या अपमानजनक लगे, उसे बिना परखे खारिज मत कीजिए। हो सकता है कि वो विचार हजारों जानें बचाने की ताकत रखता हो। तो अगली बार जब आपके सामने कोई नया आइडिया आए जो आपकी सोच को चुनौती दे, तो उसका मजाक उड़ाने या उसे खारिज करने से पहले एक पल के लिए डॉक्टर सैम एल्विस को याद कर लीजिएगा। कहानी 3, जंगल की आग और नन्ही चिड़िया। एक बार एक बहुत ही घने और हरे भरे जंगल में आग लग गई। आग की लपटें आसमान को छू रही थीं और धुएं के काले बादलों ने सूरज को ढक लिया था। जंगल के सभी जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। शेर, हाथी, भालू, हिरण, सब जंगल के राजा से लेकर सबसे छोटे प्राणी तक, सब उस भयानक आग से दूर नदी की ओर भाग रहे थे। अराजकता और डर का माहौल था। हर कोई बस अपनी जान बचाने की फिक्र में था। उसी भगदड़ के बीच सबने एक अजीब नज़ारा देखा। एक नन्ही सी चिड़िया, जिसे हमिंगबर्ड कहते हैं, बाकी जानवरों की तरह आग से दूर नहीं बल्कि आग की तरफ जा रही थी। वो तेजी से नदी की तरफ जाती, अपनी नन्ही सी चोंच में पानी की एक बूंद भरती और उड़कर वापस जंगल के ऊपर जाती और उस आग पर वो बूंद गिरा देती। वो बार बार यही कर रही थी, नदी तक जाती, चोंच में पानी भरती और आग पर डाल देती। जंगल के बाकी जानवर नदी किनारे खड़े होकर ये सब देख रहे थे। एक बूढ़े हाथी ने उस चिड़िया को देखा और उसे मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे ओ नन्ही चिड़िया, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इस एक एक बूंद से ये भयानक आग बुझ जाएगी? बाकी जानवर भी उस पर हंसने लगे। एक खरगोश बोला, अपनी जान बचाओ मूर्ख, तुम खुद को भी इस आग में जला दोगी। नन्ही चिड़िया एक पल के लिए रुकी। उसने नीचे अपनी तरफ देखते जानवरों को देखा और फिर उस विशाल आग की लपटों को देखा। फिर उसने पूरी दृढ़ता और शांति से जवाब दिया, मुझे पता है कि मेरी इस एक बूंद से ये आग नहीं बुझेगी। मुझे पता है कि मैं अकेले इस जंगल को नहीं बचा सकती, लेकिन जब ये जंगल जलकर राख हो जाएगा तो जंगल का इतिहास लिखा जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि मेरा नाम आग लगाकर भागने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने की कोशिश करने वालों में लिखा जाए। मैं अपनी तरफ से वो कर रही हूँ जो मैं कर सकती हूँ। यह कहकर वो नन्ही चिड़िया फिर से अपनी चोंच में पानी की एक बूंद भरने के लिए नदी की ओर उड़ गई। चिड़िया का यह जवाब सुनकर सब जानवर चुप हो गए। हाथी, शेर, भालू सब शर्मिंदा हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि वो कितने स्वार्थी और कायर हैं। वो बस अपनी जान बचाने के बारे में सोच रहे थे, जबकि वो नन्ही सी चिड़िया अपने घर को बचाने की कोशिश कर रही थी, अपनी क्षमता के अनुसार। उस एक नन्ही चिड़िया की हिम्मत देखकर सारे जानवरों के अंदर भी साहस का संचार हुआ। हाथी ने अपनी सूंड में पानी भरना शुरू किया। बाकी जानवरों ने भी जैसे बन पड़ा आग बुझाने में मदद करनी शुरू कर दी। अब वो एक अकेली चिड़िया नहीं थी, पूरा जंगल एक साथ मिलकर अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था। यह कहानी आपकी सोच कैसे बदल सकती है? हमारी दुनिया में भी अक्सर समस्याओं और चुनौतियों की आग लगी रहती है। गरीबी, भ्रष्टाचार, प्रदूषण, नफरत, जाने क्या क्या। हम में से ज्यादातर लोग उन जानवरों की तरह हैं जो किनारे खड़े होकर तमाशा देखते हैं। हम कहते हैं, मेरे अकेले के करने से क्या होगा, मैं अकेला क्या बदल सकता हूँ। हम सिस्टम को दोष देते हैं, सरकार को कोसते हैं और अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी कोशिशें तो उस नन्ही चिड़िया की चोंच की एक बूंद की तरह है, जिनका कोई असर नहीं होगा। लेकिन यह कहानी हमें सिखाती है कि असर इस बात से नहीं पड़ता कि आपकी कोशिश कितनी बड़ी या छोटी है। असर इस बात से पड़ता है कि आपने कोशिश की या नहीं। आपका कर्तव्य केवल अपना काम करना है, अपनी क्षमता के अनुसार अपना सर्वश्रेष्ठ देना है, परिणाम चाहे कुछ भी हो। जब आप सही चीज के लिए खड़े होते हैं तो आप अकेले नहीं होते। आपकी हिम्मत, आपकी पहल दूसरों के लिए प्रेरणा बनती है। आपकी एक बूंद हजारों और बूंदों को अपनी ओर खींच सकती है और फिर वो एक सैलाब बन जाती है जो बड़ी से बड़ी आग को बुझाने की ताकत रखता है। तो अगली बार जब आपके सामने कोई समस्या आए और आपके मन में ये ख्याल आए कि मेरे अकेले के करने से क्या होगा, तो उस नन्ही चिड़िया को याद कर लीजिएगा। अपनी चोंच में अपनी बूंद भरिए और अपना काम कीजिए, क्योंकि दुनिया को बदलने के लिए हर एक बूंद की जरूरत होती है। कहानी 4, रेगिस्तान में 2 दोस्त। यह कहानी है 2 दोस्तों की जो एक तपते हुए रेगिस्तान से गुजर रहे थे।
सफ़र लंबा था, पानी और खाना लगभग खत्म हो चुका था और सूरज आग उगल रहा था। दोनों दोस्त कई दिनों से चल रहे थे और अब थकान और भूख प्यास से उनका बुरा हाल था। सफ़र के दौरान किसी बात पर दोनों दोस्तों में बहस हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को थप्पड़ मार दिया। जिस दोस्त को थप्पड़ पड़ा उसे बहुत दुख हुआ। उसे शारीरिक चोट से ज़्यादा दिल पर चोट लगी थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप झुका और रेत पर अपनी उंगली से लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। दोनों फिर चुपचाप आगे चलने लगे। वो तब तक चलते रहे जब तक उन्हें एक नखलिस्तान ओएसिस नहीं दिखा। वहां पानी का एक छोटा सा सोता था। दोनों की जान में जान आई। जिस दोस्त को थप्पड़ पड़ा था वो पानी पीने के लिए सोते के पास गया, लेकिन वहां की जमीन दलदली थी और उसका पैर फिसल गया। वह डूबने लगा। उसके दोस्त ने जब यह देखा तो वो एक पल भी सोचे बिना पानी में कूद गया और अपनी जान पर खेलकर उसे बाहर निकाला। जब उसकी जान बच गई और उसकी सांसें सामान्य हुईं तो इस बार उसने एक बड़े से पत्थर को उठाया और उस पर एक नुकीले पत्थर से कुरेद कर लिखने लगा। उसने लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। पहले दोस्त ने, जिसने उसे थप्पड़ मारा था और अब उसकी जान भी बचाई थी, यह सब देखा। उससे रहा नहीं गया और उसने पूछा, जब मैंने तुम्हें मारा था तो तुमने रेत पर लिखा था और जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुम पत्थर पर लिख रहे हो, ऐसा क्यों? दूसरे दोस्त ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब कोई हमारा दिल दुखाए या हमें चोट पहुंचाए तो हमें उसे रेत पर लिखना चाहिए ताकि माफ़ी की हवाएं उसे आसानी से मिटा सकें। लेकिन जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करे, हमारे ऊपर कोई उपकार करे, तो हमें उसे पत्थर पर लिखना चाहिए ताकि कोई भी हवा उसे कभी मिटा ना सके। ये कहानी आपकी सोच कैसे बदल सकती है? हमारी ज़िंदगी में भी हम रोज़ न जाने कितने लोगों से मिलते हैं। इस सफ़र में हमें अक्सर लोगों से चोट मिलती है, कभी शब्दों से, कभी व्यवहार से, और अक्सर हमें लोगों से प्यार और मदद भी मिलती है। हमारी आदत क्या होती है? हम अच्छी बातों को, उपकारों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन बुरी बातों को, अपमान को, धोखे को हम अपने दिल में पत्थर की लकीर की तरह बसा लेते हैं। हम उन बातों का बोझ अपनी पीठ पर लाद कर घूमते रहते हैं। ये बोझ हमें कड़वा, नकारात्मक और बीमार बना देता है। ये कहानी हमें माफ़ी और कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड का एक बहुत गहरा पाठ पढ़ाती है। ये हमें सिखाती है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए नकारात्मकता को जाने देना बहुत ज़रूरी है। रेत पर लिखने का मतलब है माफ़ कर देना और भूल जाना, न केवल दूसरे के लिए बल्कि अपनी मानसिक शांति के लिए। और पत्थर पर लिखने का मतलब है कृतज्ञ होना, उन लोगों को और उनके अच्छे कामों को हमेशा याद रखना जिन्होंने आपकी मदद की, आपको सहारा दिया या आपके जीवन में खलुशियाँ लेकर आए। जब आप अच्छी बातों को याद रखते हैं तो आपका जीवन सकारात्मकता से भर जाता है। तो आज से यह अभ्यास शुरू कीजिए। जब भी कोई आपका दिल दुखाए तो उसे मन की रेत पर लिखिए और माफ़ी की हवाओं को अपना काम करने दीजिए। और जब भी कोई आपके लिए कुछ अच्छा करे तो उसे अपने दिल के पत्थर पर हमेशा के लिए अंकित कर लीजिए। आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी का रेगिस्तान भी खुशियों के नखलिस्तान में बदल जाएगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कुछ कहानियाँ। टूटे हुए प्याले की कहानी से लेकर रेगिस्तान के दो दोस्तों तक, हर कहानी ने हमें एक अलग और गहरा सबक सिखाया। किंत्सुगी की कला ने हमें सिखाया कि हमारी दरारें और असफलताएं हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी पहचान और खूबसूरती हैं। डॉक्टर सेमेल्विस की कहानी ने हमें बताया कि सच के रास्ते पर अकेले चलने की हिम्मत रखना और नए विचारों के लिए अपना दिमाग खुला रखना कितना ज़रूरी है। जंगल की आग बुझाती नन्ही चिड़िया ने हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराया और सिखाया कि हमारी छोटी छोटी कोशिशें भी एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं। और अंत में दो दोस्तों की कहानी ने हमें माफ़ करने और शुक्रगुजार होने की अनमोल सीख दी। ये कहानियाँ महज किस्से नहीं हैं, ये जीवन जीने के सूत्र हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि हम जैसा सोचते हैं हमारी दुनिया वैसी ही बन जाती है। अगर हम अपनी सोच को थोड़ा सा बदल लें तो हम अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इन कहानियों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपके दिमाग में कुछ नए विचारों के बीज बोए होंगे। अभी आप पर है कि आप इन बीजों को कैसे सींचते हैं और उन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं। ओपन फॉर लर्न का मकसद ही यही है, सीखना और आगे बढ़ना। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। क्या पता कौन सी कहानी किसकी सोच को बदल दे। और हाँ, अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक बातें सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल ओपन फॉर लर्न को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। आप इन कहानियों के बारे में क्या सोचते हैं? किस कहानी ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया?
नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। आपके विचारों का हमें इंतज़ार रहेगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय, एक नई सोच और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, सोचते रहिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।